हेलो। जैसा कि कल हम लोगों ने प्रियम्बल टॉपिक किया, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह टॉपिक को टेकअप कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन में जो वैल्यू प्रीमाइसेस को कहते हैं, वैल्यू प्रीमाइसेस मतलब समझते हैं, जिस पर भारतीय व्यवस्था टिका हुआ है। वैल्यू प्रीमाइसेस में क्या क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी कल ही बताया था आपको। वैल्यू प्रीमाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसको हम लोग कहते हैं मूल आधारिकाएं। मूल आधारिकाएं में क्या क्या होगा? सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट प्रियम्बल हो गया, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। समझ रहे हैं? फिर दूसरा मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स हो गया। फिर तीसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, ये हो गया डीपीएसपी हो गया। डीपीएसपी समझते हो ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। और कुछ अदर प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन जो है, मिसलेनियस जो बचा खुचा, जो एससी एसटी वगैरह जो है, वो आ जाता है। एंड कुछ अदर स्पेसिफिक प्रोविजन। समझ रहे? तो ये जो है आपका क्या है, प्रोविजंस, ये आ जाता है आपका मूल आधारिकाएं में आ जाता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीएम्बल डिस्कस कर लिया, अभी हम फंडामेंटल राइट वगैरह पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक अलग अलग भी आता है, जैसे फंडामेंटल राइट पर अलग क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर अलग क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज पर अलग। जीएस में ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, इसलिए टॉपिक को बढ़िया से करने का है। पॉलिटी में ये बैकग्राउंड टॉपिक बोल कहलाता है, होता है कि नहीं होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप इसको बढ़िया से करें। जैसे आप देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे को मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि वैल्यू प्रीमाइस जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ वैल्यू प्रीमाइसेस एंड फैक्ट प्रीमाइसेस। मैंने बोला इंडियन भारतीय संविधान में क्या है, दोनों चीज है, वैल्यू भी है और फैक्ट भी है। समझ रहे हैं? तो वैल्यू प्रीमाइसेस क्या होता है? वैल्यू मतलब मूल आधारिका है। और जैसे आप कहते हैं ना, आपको मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो, कोई भी आप डिसीजन लेते हो, यानी कि आप, यानी कोई भी आप इवन संविधान भी बनाए हो, तो उसमें दोनों चीज है, कुछ मूल्य चीज है और कुछ तथ्य चीज है। मूल्य चीज का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव हुआ, गोल हुआ, जिसको हासिल करना है, ये एंड पार्ट हुआ। वैल्यू प्रीमाइसेस क्या हुआ? एंड पार्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, गोल हुआ। और फैक्ट प्रीमाइसेस क्या हुआ? वो मेथड्स हुआ, मैकेनिज्म हुआ, मीन्स हुआ उस गोल को प्राप्त करने का। क्लियर है? तो उस गोल को कैसे प्राप्त करें, फैक्ट हुआ। यूजुअली हम लोग क्या मानते हैं? प्रीएम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल ड्यूटी को और अदर वेलफेयर प्रोविजन को हम लोग क्या मानते हैं? वैल्यू प्रीमाइसेस मानते हैं। और जो लास्ट 5 से लेकर बाकी तक है, वो क्या है? फैक्ट प्रीमाइसेस। ठीक है? सो बेसिक चीज जो अभी थोड़ा देर पहले आपको मैं बतला रहा था। फैक्ट मतलब क्या हो गया? जो जिस साधन हो गया। और वैल्यू क्या हुआ? साध्य हो गया। यानी जिसको हम, जैसे वैल्यू प्रीमाइसेस में भारत को गणराज्य कहा गया है, तो फैक्ट प्रीमाइसेस में गणराज्य कैसे प्राप्त होगा वो सुनिश्चित किया गया है। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यहाँ पर आप लोग जितने बैठे हुए हैं, सब लोग फंडामेंटल राइट्स वगैरह काफी पढ़ चुके होंगे। और मतलब ये टॉपिक कोई पहली बार तो है नहीं जो आप पढ़ रहे हो, यू हैव मतलब स्टडीड इन अर्लियर आल्सो। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित होकर लिया। कहाँ से लिया गया है? बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है ना? इट इज टेकन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स, यूएसए। अमेरिकी संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स, उसी से प्रेरित होकर किया गया। हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच में, समझ रहे, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इससे कहा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महा अधिकार पत्र। ये महा अधिकार पत्र हुआ, मैग्ना कार्टा इससे कहा जाता है। तो ये क्या हुआ कि ये भारत में नागरिकों के अधिकारों का महा अधिकार पत्र हो गया। ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल उस मायने में, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी है, और डिटेल में किया गया है। जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब क्या हुआ? इसको आप लागू कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं,
ये दूसरे किसी भी देश में, इवन अमेरिका का भी संविधान देख लीजिएगा, के फंड बिल ऑफ राइट्स देख लीजिएगा, उसके तुलना में ये बहुत एलाबरेट है, बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। समझ रहे हैं? शुरू में आप जानते हो, शुरू में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। क्लियर है? लेकिन 42वां संविधान संशोधन से एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो अब 6 फंडामेंटल, 44वां संविधान संशोधन, तो अब 6 रह गए। तो कौन कौन है वर्चुअली, अभी हम लोग उसको देखेंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी 6 फंडामेंटल राइट है। 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से घसक कर वैधानिक अधिकार बन गया। अब देखो 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। 12 में क्या है, 13 में क्या है, 15 में क्या है, ये सब देख लेना चाहिए। तो आप आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। 13 में क्या क्या लिखा गया है कि वो जो है, मतलब वो जो, मतलब उन सभी कानून को हम इनकंसिस्टेंट मानेंगे जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत होगा। ये सब कानून नल एंड वाइड हो जाएंगे। ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विथ, समझ नहीं समझ रहे, मतलब नल एंड वाइड हो जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत पाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, नल एंड वाइड। मतलब क्या होता है, निरस्त हो जाएंगे। समझ रहे? ये आर्टिकल 13 में डिक्लेयर पहले ही कर दिया गया है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। आर्टिकल 13, 14 जैसे, मतलब कभी कभी 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 इसलिए कि 12 में राज्य की परिभाषा है, और उधर आप 35 पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 36, उसमें भी राज्य का परिभाषा है। आर्टिकल 36 में भी राज्य का परिभाषा है, और आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है। तो उसी को जरा हम लोग देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान का डिटेल आपके पास होना चाहिए। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि संविधान का जो टेबल है ना, जो टेबल जिसमें भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है और कितना आर्टिकल है, उसको आप बढ़िया से रट लीजिए। क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? तो ये बहुत, इसको आपको जरा ढंग से देख लेना चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज, अभी पिछले दिनों बीपीएससी में एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान एक तरफ से लोगों को अधिकार देता है, और ने, हाँ, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में था, एक तरफ से अधिकार देता है, दूसरे तरफ से अधिकार निकाल देता है। तभी तो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। एनीवे, खैर यहाँ पर देखिए आर्टिकल 14 to 18 क्या है, 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार है। तो ये समता का अधिकार राइट से आर्टिकल 14 to 18 है। आर्टिकल 14 में क्या है, राज्य के, मतलब होता है विधि के समक्ष समता का अधिकार है, और विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राज्य के विपक्ष समक्ष समानता का, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधि का समान संरक्षण, इसका प्रावधान किसमें किया गया, आर्टिकल 14 में किया गया है। ये रूल ऑफ लॉ, जो भारत में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसका मूल आधार यही है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के कुछ अपवाद है। जैसे राष्ट्रपति को, हमारे उपराष्ट्रपति को, एमपी को, एमएलए को, आर्टिकल 31C में फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को, यूएनओ और दूसरे एजेंसी को राइट टू इक्वलिटी जो है ना, राइट टू इक्वलिटी में कुछ एक्सेप्शन, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ के परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग से अधिकार या प्रावधान किए गए हैं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? उसका आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, नृजाति, सेक्स या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव पर निषेध, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन वर्चुअली जो है कुछ इसमें इसका भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन किया गया है, समझ रहे हैं, रिजर्वेशन एडमिशन 27% आरक्षण ओबीसी को हमारे सभी सेंट्रल हायर एजुकेशन में किया गया है।
क्रीमी लेयर की बात की गई, तो ये सब जो है उसके एक्सेप्शन हुआ। अदरवाइज इन जनरल क्या है, इन जनरल है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, योनि के आधार यानी सेक्स के आधार पर, या फिर जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, सॉरी, हम लोग किसी के साथ भेद नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक पॉइंट, क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। 93rd अमेंडमेंट एक्ट जिसका एक्सेप्शन है, क्रीमी लेयर वगैरह का जो प्रोविजन, ये भी एक्सेप्शन हुआ। आर्टिकल 16 क्या कहता है, मतलब लोक नियोजन समानता का अधिकार। लोक नियोजन में समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर देखते हो आर्टिकल 16(4) में यह प्रावधान किया गया है कि समाज के कमजोर वर्ग के हित में इसमें कटौती किया जा सकता है, समझ रहे हैं? और इसी के तहत SC ST वगैरह को किया गया है, ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो 16 में कहता है लोक नियोजन में समानता का अधिकार, लेकिन 16(4) इसका अपवाद है जिसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में समाज के हित में कटौती किया जा सकता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। 1976 में जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बना था 1955 में, उसको अमेंड कर दिया गया था और उसका नाम क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। उसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1976 में, ठीक है? फिर आप देखते हो इन आर्टिकल 18 में क्या है, जितने भी पदनाम वगैरह दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ब्रिटिश काल में किसी को राय साहब, किसी को राय बहादुर वगैरह उपाधि दिया गया था, समझ, लेकिन यहाँ पर उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में नेशनल अवार्ड वगैरह है वो भी कंटिन्यू है और उसको कंटिन्यू रखा है सुप्रीम कोर्ट 1996 में, मतलब उसके वैलिडिटी को भी। जैसे जैसे कोई PhD करता है उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, जो भारत रत्न हुए, कोई और भी होते हैं ना उस तरह का, पद्मश्री हुआ, वो सब अभी है दैट के, लेकिन वो उसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज राय साहब, राय बहादुर वगैरह वगैरह का जो चलता था वो सब समाप्त हो गया, क्लियर? अब आप देखते हैं दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राइट टू फ्रीडम ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ज्यादातर विवाद इसी को लेकर बहुत ज्यादा होते रहता है। खासतौर पर आर्टिकल 19 को लेकर तो बहुत विवाद होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि व्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह को लेकर इसमें बहुत डिटेल, मतलब इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया और बहुत इस पर कंट्रोवर्सी भी होते रहता है। तो आर्टिकल 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहता है राइट टू, मतलब कह सकते हैं आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, समझ रहे हैं? आपको वाचन का अधिकार है, शांति से जमा होने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी निवास का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है, समझ रहे कि नहीं समझते? इस तरह से आप देखते हो कितने प्रकार का हो गया, कितने प्रकार का अधिकार यहाँ पर आपको दिया गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो और उसके संरक्षण का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का, वाचन का वगैरह वगैरह का, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओरिजिनली 19 में मतलब क्या था, जो शुरू में जो बना था उसमें 7 था, उसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसको हटा दिया गया। लेकिन राइट एक्वायर, होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह ये खत्म हो गया 44वां संविधान संशोधन से। तो शुरू में 7 था, अब घसक के 6 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार था। 20 वाला है प्रोटेक्शन, मतलब कह सकते हैं अभियोजन के विरुद्ध जो है अपराध में जो आपको है कि संरक्षण दिया गया है, मतलब किसी को विधि के उल्लंघन के बगैर दंडित नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? और उसको दंडित करने के पहले बचाव का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन है इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, समझते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। और इसी के तहत हैवी कॉर्पस वगैरह आप देखते हो, बंदी प्रत्यक्ष, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीका से बंदी बनाया गया है तो 24 घंटा के अंदर उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके उसके बंदी बनाए जाने का और सूचना का अधिकार को भी इसी के दायरे में हम लोग रखते हैं। आर्टिकल 19 और 21 के तहत बोलते हैं, 21 के तहत।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ये हुआ अनुच्छेद मतलब 20 ये 21-22 जो ये आपका इससे संबंधित हो गया, क्लियर है। और आप देखते हो कि जो अनुच्छेद 21 के तहत जो लोगों को जीवन का और संरक्षण का अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उन्मुक्ता का अधिकार, इसका सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल किया गया है, इसके दायरे में क्या क्या आता है। तभी आपने देखा कि वर्चुअली क्या है, आपने देखा इस तरह से 31 करीब है, इस तरह से 31 है। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ रहने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इस तरह जोड़ते जोड़ते जो है ना आपका कितना रहता है, आपका 31 मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो इनलिस्ट करने की कोशिश किया है कि जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बड़ा है, और इसके तहत ये सब आते हैं। 32 या 34 तक है, और इसमें दो और जो गया, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार हो गया, समझ रहे हैं आपको, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम साउंड पॉल्यूशन, जैसे आज के तारीख में देखते हुए 10 बजे रात के बाद जो होता है कि आप साउंड वगैरह बजाने का मना कर दिया गया ना, तो सब इसी में आता है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अधिकार। देखो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था कि पटना में सर मेरे को याद आ रहा है कि अचानक विद्युत विभाग वाले ने एक दिन के लिए बिजली ऑफ कर दिया, समझ कि नहीं समझ रहे। तो उस पर ये जो है पटना हाई कोर्ट संज्ञान लेते हुए, आप कैसे बिजली गुल कर सकते हैं बिना, मतलब ये लोगों का अधिकार है, आप उसको उसे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। देखिए अनुच्छेद 21 के बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। 21A में एक एक्सेप्शन नहीं, सप्लीमेंट हुआ, इसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब फ्री और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 86वां संविधान संशोधन से, समझ रहे क्या समझ। और इसको लागू करने के लिए क्या हुआ, 2009 में एक राइट टू मतलब राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा का अधिकार भी उस अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। फिर अनुच्छेद 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, प्रोटेक्शन अरेस्ट, मतलब कुछ मामले में मतलब बंदी बनाए जाने, गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और मतलब इसमें जो मामले उसको जो गिरफ्त बंदी बनाए जाने का है, मतलब उसको मतलब कह सकते उसको दो वर्गों में बांटा गया, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक हुआ, प्रिवेंटिव निरोधात्मक हुआ, समझ रहे हैं। आर्टिकल 22 हैज टू पार्ट, समझ रहे हैं, केसेज ऑफ ऑर्डिनरी केसेस और दूसरा ऑर्डिनरी लॉ, और दूसरा केसेज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जैसे आप कई दफा देखते होंगे कि मतलब दुर्गा पूजा के समय जितने भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग रहते हैं उन लोग को उठा लिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर के रूप में डिटेन कर लिया जाता है, समझ। आप कहीं एक्चुअल में कहीं घटना घटी है उसके मतलब दंड के रूप में उसको डिटेन करता है, तो प्यूनिटिव हो गया। और निवर्तनात्मक, किसी के रहने से बाहर किसी प्रकार का लफड़ा हो सकता है, इसके हिसाब से प्रिवेंशन के रूप में उसको किया जाता है, उसको प्रिवेंटिव कहते हैं, समझ रहे। तो इस प्रकार आर्टिकल 22 में लोगों को, समझ रहे हैं, वैसे तो गलत तरीका से गिरफ्तारी और बंदी बनाए जाने के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये है कि इस तरह से दो प्रोविजन इसमें। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में कौन कौन आते देखिए, जैसे होता है जो फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग एक्ट वाला था, जिसको कोसा कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हुआ, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल एक्ट हुआ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हुआ, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब किसमें आते हैं, प्रिवेंटिव में डिटेंशन लॉ के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है। बड़ा डिटेल है। फंडामेंटल राइट जो है ना, मेरा पूरा संविधान में बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। और अगर आप देखोगे अभी तक जितना भी संविधान में भी लेके विवाद हुआ है, तो सबसे ज्यादा विवाद फंडामेंटल राइट्स को लेकर हुआ है, समझ, बहुत हर मामले में फंस जाता है वो, समझ रहे हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, उसमें भी सबसे पहले संपत्ति का अधिकार संबंधी मुद्दा ही आया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ।
तो अभी दो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक डिस्कस किया समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार है और 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में आपने देखा होगा छह प्रकार का स्वतंत्रता है गया है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पर हमेशा वाद विवाद होते रहता है। 20, 21, 22 में आपने देखा किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्र वगैरह का प्रावधान है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह दिया गया है। हम लोग देखते हैं जो तीसरा पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जिसके तहत जो है 23 से 24 के बीच में प्रावधान किया गया। हमारे अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, 23 में क्या है, मतलब बाल श्रम वगैरह जिसको आप कहते हैं, फिर कहते हो मतलब बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, उसके विरुद्ध प्रावधान किया गया है। और ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब जो है फैक्ट्री वगैरह में मतलब जोखिम भरे वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता, समझ, तो इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है टॉप, ये जो आप देखते हैं लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पहले जो LSW पेपर होता था और उसमें ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, ताकि इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक LSW के हिस्सा थे, समझ रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये देखते हैं हम लोग, जो 4 हो गया ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उनका प्रचार प्रसार करने, समझ रहे, अनुपालन करने वगैरह का है अधिकार है। उन्हें मतलब धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, प्रबंध करने, स्वामित्व करने, प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। समझ, उस मामले में उनको क्या है, टैक्स में उनको एग्जाम्पशन का ही प्रावधान किया गया है। उसके बाद और क्या देते हैं, फ्रीडम, उन्हें मतलब धार्मिक, जैसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर धार्मिक और ये कहते हैं क्रियाएं होती है या अनुदेश होते हैं, तो उसके में उपस्थिति ना हो इसका भी अधिकार दिया। कोई जरूरी नहीं कि आप उनको फोर्स उनको बात नहीं कर सकते, आप इसमें आए ही आए, समझ, तो उसमें उनको दिया गया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 42वां संविधान संशोधन से जो भारत को सेकुलर बनाया गया है, तो सेकुलर जो फंडामेंट डायरेक्टिव इसमें आपको दिया गया है, क्या कहते हैं, प्रियम्बल में, तो उसको डिटेल रूप इसमें दिया गया है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। तब ये सबको एकदम पूरी तरह से रट जाइए तो अच्छा होगा, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, अब है 5वां नंबर जो अधिकार आपको दिया गया है। ये 5वां नंबर में क्या है, आपको शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 20 और 29 और के तहत। इसमें जो है माइनॉरिटीज को, जो माइनॉरिटीज उनको खासतौर पर दिया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक को दिया गया है, ये भाषाई अल्पसंख्यक को अपने के हित में प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है उनको, भाषाई अल्पसंख्यक को मतलब क्या किया गया है, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। याद रखिए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के संदर्भ में। क्लियर है। और आप देखते हो अनुच्छेद 31 जो पहले हुआ करता था, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार होता था, वो अब समाप्त हो गया है और अब चला गया है, वो फंडामेंटल राइट बन गया है, 300A के तहत चला गया है, समझ रहे। पहले वो था 31, अब वो 300A है और ये कहलाता है लीगल राइट, ये पहले था फंडामेंटल राइट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है, समझ रहे, जैसे आर्टिकल 31A ये जो है संपत्ति का अधिग्रहण संबंध में है। बी हुआ किसी खास अधिनियम और अधिनियम से संबंधित है। आर्टिकल 31C है, DPSP को लागू करने से संबंधित है। और 31D है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि इत्यादि से संबंधित है, जो उसके क्लॉज है।
मतलब 31 A, B, C, D वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो क्या कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया था, तो उसके साथ एक और भी अधिनियम से एक शायद हटा था, शायद 31C या कुछ और भी था, जरा याद करिएगा कौन सा एक और धसका था कि इसको भी समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं कि जो बनाया गया था और वो लागू नहीं, उस पर ये राष्ट्रपति का मोहर नहीं पड़ पाया था, अध्यादेश से बनाया गया था, संसद से अधिनियमित नहीं हो पाया था, ये उसको भी समाप्त कर दिया गया था। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। और आर्टिकल जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में प्रावधान किया गया। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मतलब मौलिक अधिकार के उल्लंघन के स्थिति में संवैधानिक उपचार का अधिकार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इसमें सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में अधिकार है, और जो हाई कोर्ट है उनको मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामले में इन्हें जारी करने का अधिकार दिया गया है। सो मौलिक अधिकार के रक्षा की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। समझ रहे? और जो उसमें उसके तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये पांच प्रकार का प्रावधान किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, मैंडेमस जिसका परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन मतलब जिसको प्रतिषेध कहते हैं, उत्प्रेषण मतलब सर्टिलरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा मतलब क्यों वारंटो कहते हैं। आप जानते होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वर्चुअली, वह किसी को गलत तरीका से बंदी बनाए जाने के विरुद्ध संरक्षण है। एक तरह से नागरिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, और किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया तो 24 घंटे के अंदर उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके उसके बंदी बनाए जाने का औचित्य सिद्ध करने का प्रावधान किया गया है। मैंडेमस में यही मतलब कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके अगेंस्ट में? सरकारी विकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है, और वो काम करने के लिए कहा जाता है वैधानिक काम जिसको करने में विफल रहा है। मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का मतलब क्या? वी कमांड। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? कि वो हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करने के लिए कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये जो और उत्प्रेषण जो होता है, ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को दिया किया जाता है, और उनके द्वारा किसी भी मामले से संबंधित पूरा दस्तावेज सौंपने के लिए कहा जाता है। क्यों वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। मतलब इसमें अगर किसी को तरीका से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध सार्वजनिक विकरण को जारी किया जाता है, और गलत व्यक्ति को हटाकर सही व्यक्ति को बैठाने संबंधी जारी किया जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप जानते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टेलरी, क्यो वारंटो। समझ रहे हैं? मैं आपको बताया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा हट गया, और ये जो है अभी क्या बन गया? लीगल राइट बन गया है। जब भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा और भी खासियत देख ले भी, तो जितना हमने पढ़ा इसमें जितना फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों के लिए है। जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, 20, 29 हुआ, 30 हुआ, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए। और बाकी जो है वो सब नागरिक, फॉरेनर, सभी लोग के लिए है। समझ रहे कि जैसे मतलब सच है, जैसे आर्टिकल 14 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, ये सब के लिए है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों के लिए। एक बात और जान लेना जरूरी कि ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, मतलब इस निरपेक्ष नहीं है, निरंकुश, बिना इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर आज नियंत्रण लगा सकती है। समझ रहे हैं? ये जो है, जो प्रोविजन किया गया है, किस लिए किया है? कि राज्य अपने अधिकारों का मनमानी प्रयोग ना करे और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन ना करे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और समझ रहे हैं? तो ये प्रोविजन इसलिए किया गया है, समझ रहे हैं, सर कि एक राज्य डाउट है। द्वारा। हाँ बोलिए।
सर एक डाउट है सर, जैसे कि ये जो भी लॉज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था और जिसको हम्म हटा करके मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब नहीं रह गया, अब वो लीगल राइट है। तो हम्म जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वैसे ही लीगल राइट कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब ऐसा जिसका भी एक अलग बुक है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हुआ, जो फंडामेंटल राइट में जो जिसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है ना, वो यस कॉन्स्टिट्यूशनल सर। राइट हो गया। और जिसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, तो वो आपका लीगल राइट हो गया। लेकिन संविधान में तो लिखा हुआ है ही वो। जैसे आर्टिकल 300A जो हुआ, वो संविधान के ही अंदर ही आता। मैंने भी क्या बताया, आर्टिकल 300A पार्ट 12 में, भाग 12 में, अनुच्छेद 301 के तहत है। तो ये संविधान के दायरे में ही है, लेकिन वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मेरे फंडामेंटल ओके राइट नहीं सर। है, वो यस लीगल सर। राइट। मेरे पास में रहती है, जरूरत है कि वो फंडामेंटल है या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो फंडामेंटल नहीं है। समझ, जैसे आप देखते हो मतदान का अधिकार, ये क्या है, लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, बता सकते हैं आप? सर लीगल राइट है। लीगल राइट। उसी तरह से एवं सूचना का अधिकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट का बोलती है कि ये जो है, मतलब टाइम टू टाइम बतलाते रहे कि ये फंडामेंटल राइट, लेकिन वर्चुअली अभी ये लीगल राइट में आता है। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक यस पॉइंट। सर। अच्छे, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव टाइप का, प्रिवेंटिव टाइप का, कुछ फंडामेंटल राइट क्या है, पॉजिटिव नेचर के हैं। समझ रहे? नेगेटिव मतलब प्रिवेंटिव नेचर के, जैसे अस्पृश्यता का अंत वगैरह। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और समानता का अवसर जो हुआ, वो पॉजिटिव नेचर का हुआ। ये जस्टिसेबल होते। जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ, कि आप इनके उल्लंघन की स्थिति में कोर्ट में जा सकते हैं और इनको लागू करवा सकते हैं। क्लियर है? ये जो होते हैं, इसका इनको डिफेंस, इसका लागू, इसका गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। समझ रहे हैं? ये परमानेंट नहीं है, मतलब जरूरत पड़ने पर इनको रोका भी जा सकता है। ये कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में इनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे आप देखते हो, लेकिन कुछ अधिकार नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते। और नेशनल इमरजेंसी में भी प्रोविजन किया गया कि युद्ध, वाह्य आक्रमण की स्थिति में ही कुछ अधिकार सस्पेंडेड होते हैं। समझ रहे हैं? और मतलब आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह में नहीं होते। क्लियर है? तीन परिस्थिति में लगता है ना नेशनल इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह, वाह्य आक्रमण और कह सकते हैं युद्ध। तो दो वाले में तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया था, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे 20, 21 वगैरह, कभी सस्पेंड नहीं होता है। क्लियर है? और उसमें इसका जो जो फंडामेंटल राइट्स का स्कोप जो है, मतलब इसके दायरा को हम लोग आर्टिकल 31A, B, C इत्यादि से क्या करते हैं, लिमिट कर दिया, थोड़ा सा परिमित हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो यहाँ पर हमने पॉइंट आउट किया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी थोड़ा बता रहे थे। मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितना हम लोग चर्चा करें उतना कम है, इसलिए क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भारतीय संविधान का कॉन्स्टिट्यूट करता है। अच्छा, ये जो है, जैसे जो प्रतिरक्षा से जुड़े लोग हुए और सूचना से जुड़े लोग हुए, उन लोग के सदस्यों पर फंडामेंटल राइट्स लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये कौन रेगुलेट करेगा? संसद निर्धारित करता है। समझ रहे हैं? बहुत सारा चीज। अच्छा, ये जो सैनिक न्याय होता है, वहां पर ही फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा सबसाइडेड हो जाता है। जहां पर सैनिक, जैसे दानापुर की बात करो, वहां पर सैनिक क्षेत्र लागू होता है, वहां फंडामेंटल राइट्स का बहुत सारा नीचे कर दिया गया है, और इसको सैनिक लागू नहीं, हमको लागू कर दिया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मोस्ट ऑफ द, मतलब ये जो होते हैं, मतलब ये बहुत सारा जो है प्रत्यक्ष रूप से लागू हो जाते हैं, और कुछ को मतलब लागू कराने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो है फंडामेंटल राइट्स वो खुद लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ को लागू कराने के लिए क्या होता है, जैसे शिक्षा का अधिकार वगैरह के लिए हमको कानून बनाना पड़ा, है कि नहीं? फिर आप देखते हैं बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स, कुछ और भी राइट जिसको हम फंडामेंटल राइट, लीगल राइट वगैरह के श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो अनुच्छेद 265 है, यह क्या कहलाता है, ये विधि के प्राधिकार के बगैर आप कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं। नॉट टैक्स दैट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब आप किसी से विधि अगर व्यवस्था करती है तभी आप किसी से टैक्स ले सकते, अदरवाइज नहीं ले सकते। फिर आप देख सकते हैं आर्टिकल 301, ये जो है, इसमें संपत्ति का अधिकार वाला है कि विधि के
अधिकार के बगैर आप किसी भी तरीका से किसी व्यक्ति के संपत्ति से उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। फिर 301 में क्या है कि मतलब फ्री ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के संबंध में संसद को अधिनियम बनाने का अधिकार, इस पर अंकुश लगाया सकता है। समझ रहे हैं, लेकिन ये है मतलब फ्री ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि से संबंधित है क्या आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। और 266 क्या है, वयस्क मताधिकार, मतलब लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट के श्रेणी में नहीं आते हैं, अदर पार्ट में लिखे गए हैं, लेकिन इनको भी हम लोग बहुत हद तक संवैधानिक, वैधानिक या नॉन फंडामेंटल राइट्स के रूप में समझते हैं, जब महत्व देते हैं, दे आर सपोज टू वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपने देखा, ये फंडामेंटल राइट्स जो आपको मैंने बताया कि ये क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रीमाइसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रीमाइसेस है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इसकी गारंटी देता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इन पर आवश्यक नियंत्रण लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं। इट इज गिवन टू द पीपुल और ओवरऑल बेटरमेंट, ये लोगों को अच्छे भलाई के हित में दिया गया है। इट इज इन परस्यूट बेटर परफॉर्मेंस, लेट एडजस्टमेंट कैन बी मेंडेड बाय, देखिए देयरफॉर इस मतलब इसको बेहतर, इसमें और भी मतलब बेहतर बनाने के लिए टाइम टू टाइम मतलब एडजस्ट अमेंडमेंट किया जा सकता है, जोड़ घटाव किया जा सकता है। समझ रहे हैं। और आर्टिकल 368 जो है वह क्या है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है, वह क्या कहता है, ये जो फंडामेंटल से संबंधित जो प्रोविजन हुआ वो बेसिक स्ट्रक्चर में है और इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन बनाया गया है। समझ नहीं समझ रहे। सो मतलब कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स जो है वो वर्चुअली क्या है, मतलब बहुत ही मतलब फंडामेंट मूलभूत अधिकार, नाम से ही पता लग रहा है, वे चीज जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, उसको भारतीय संविधान न केवल अधिकार के रूप में दिया है, बल्कि उसके संरक्षण की गारंटी भी दिया है कि उसको हर हाल में लागू किया जाएगा। लेकिन साथ साथ समाज के हित में उसमें जहाँ जरूरत हुआ वहां उस पर एडजस्टमेंट भी किया है। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है एक तरफ से मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारा चीज अधिकार दिया है और बहुत सारा चीज ले भी लिया है जरूरत पड़ने पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब जैसे समाज के सामाजिक न्याय के हित में और भी बहुत सारे सैनिक प्रतिरक्षा, अखंडता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। आप देखते हो फंडामेंटल राइट्स का, आप देखते हो कि बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। ये क्या है, इस पर बहुत, जैसे सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है, ये जो है इस पर बहुत लिमिटेशंस है। दूसरा है कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स का उल्लेख नहीं, ज्यादातर पॉलिटिकल राइट्स का है। समझ रहे, ये वर्चुअली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सुनिश्चित नहीं करता है। ये किस चीज को सुनिश्चित करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। समझ रहे हैं? इसमें स्पष्टता का अभाव है, आलोचना करने के लिए तो कहा ही जा सकता है, अस्थायी तो नहीं है, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इसको लागू करवाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना वगैरह बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, एक्सपेंसिव है। और ये जो है मतलब इसमें मतलब क्या कहते हैं, कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, ऐसा कहा था दूसरे देश से लिया गया, भारतीय मूल्यों से मेल नहीं खाता है वगैरह वगैरह। समझ। तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट्स के, जो इन जनरल कहा जाता है कि एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से ले लिया, सामाजिक आर्थिक पक्ष पर नहीं किया, स्पष्ट नहीं है, अस्थाई नहीं है, महंगा है लागू करवाना। समझ रहे हैं, निवारणात्मक ज्यादातर है, और कोई स्पष्ट फिलॉसफी नहीं है ये सब उसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं, है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधारशिला रखता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और यह जो है लोगों का भौतिक और नैतिक मतलब अधिक मतलब संरक्षण का व्यवस्था करता है। समझ रहे कि नहीं, भौतिक पक्ष का भी संरक्षण हो और नैतिक पक्ष का भी संरक्षण हो। समझ रहे। ये जो है नागरिक मतलब कह सकते हो मतलब
सुरक्षा कवच के रूप में है। देश में विधि का शासन सुनिश्चित करता है, समाज के कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, देश में पंथ निरपेक्षता सुनिश्चित करता है, चेक एंड बैलेंस मतलब राज्य की जो स्वायत्तता उस पर अंकुश लगाता है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है, व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करता है, समझ रहे हैं, और उनका राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से आप देखते हो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल है, ठीक है ना। हम यहीं पर आजकल टॉपिक देखेंगे, डीपीएसपी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा इस पर और आपसे लेंगे स्टॉप। अभी आपका काम है कि थोड़ा फंडामेंटल राइट्स पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह और देखिए, अपने से पढ़िए, और अगर कुछ क्वेरी हो तो कल डिस्कस करिएगा, समझ रहे हैं। तो क्लास लूंगा मैं, क्योंकि मैं कोई 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ रांची शादी में, तो मैं बीच में एब्सेंट रहूंगा 1-2 दिन, इसलिए कल क्लास होगा, ठीक है। ओके सर। ओके देन, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम वेलकम। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर मंडे को मेरे यहाँ भी मेरी फूआ का शादी है। अच्छा, आपकी फुआ की शादी, अच्छी बात है, यस। बढ़िया। चचेरी फूआ है मतलब। ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। ओके सर। मुझे टीवी देखना है।